इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। I'm audible? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं ओडीई का लेक्चर नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है ना? क्या नाम है टॉपिक का? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसी में हम लोग आगे वेरिएबल कोएफिशिएंट, कॉची आयलर इक्वेशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ेंगे, जहां तक आपका सिलेबस आता है। तो एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं 4 to 5 मार्क्स इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। 4 to 5 मार्क्स आपके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड आते हैं। बाकी आपके जनरल थ्योरी और आपके जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उससे आप 3 to 4 मार्क्स एवरेज मान सकते हो। तो ऑन एन एवरेज 10 to 15 मार्क्स आपके बीच में पूरा का पूरा ओडी आईआईटी जैम में आएंगे। ठीक है ना? इसमें आईआईटी जैम 2026 में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि आपके 10 to 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं। 10 to 15 मार्क्स बहुत टाइम पे आपके कट ऑफ ही होते हैं। ठीक है ना? और ये टॉपिक बहुत इजी भी है, टफ नहीं है। कुछ फार्मूलाज आपको माइंड में रखना है और ये फिर आपको धीरे धीरे करके हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज के वाले टॉपिक में ना आपको बहुत सारा आगे चल के फॉर्मूलाज को मतलब माइंड में रखना है, थोड़ा सा उसे रिवीजन करना है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है? और कुछ चीजें थ्योरेटिकली भी है, उसे भी समझेंगे हम लोग, ताकि जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर आज है हमारा 14, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। राइट? ओके, कुछ स्लाइड में ऑलरेडी हम मेंशन करके रखे हैं ताकि क्लास क्या हो, थोड़ा स्मूथली अच्छे से हो पाए। ठीक है? तो ये चीजें हम लोग जनरल थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इस टाइप का होगा। तो इस टाइप से होते हैं जहाँ पे कोएफिशिएंट जो है ए नोट a1 a2 a3 ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ x एंड ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, ताकि आपका ऑर्डर जो है ना एंड ये मेंटेन रहे। राइट? तो ये सारे चीजें हैं। ठीक है? आपको यहाँ पे सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि ए नॉट आपके क्या है, 0 नहीं है, तो डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके यहाँ पे हमने डबल स्टार में लिखा है। ठीक है? यहाँ पे किस क्या आपके p1 p2 p3 pn और आपके जो है एक्शन ऑल आर फंक्शंस ऑफ ऑल आर फंक्शंस ऑफ कितना होंगे आपके फंक्शंस ऑफ एक्स। राइट? और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी जिस भी डोमेन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है उसी में बात कर रहे हैं। इस नोटेशन से ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। राइट? क्योंकि हम लोग वहां पे भी लिखे थे एल वाई, इस टाइप से आपको नोटेशन दिया गया था। एल वाई इक्वल टू एक्स टाइप से आपको नोटेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरल थ्योरी में, जस्ट आपके प्रीवियस टॉपिक में। ठीक है? तो ये सारा चीजें हैं। अब ये नोटेशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, दैट इज एल वाई इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल क्या है आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर इसे हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर बोले एल वाई को तो कोई इशू नहीं है, बस वाई को हटा देंगे तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी पे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो एक्टिव होके पूरा पेन पेपर लेके एकदम बैठ के अच्छे से तब पढ़ाई कीजिए। ठीक है? तो ये सारा चीजें हैं। इसमें हम लोग कुछ चीजें पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके एक्स जो है, एक्स अगर आपके 0 है तो इसको कहते हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। और अगर आपके एक्स नॉन जीरो है, दैट इज नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। यहां तक हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। हमारा मेन टारगेट, मेन एम क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले। तो अगर यहाँ पे जो ए नोट a1 a2 a3 डॉट डॉट an है ना, कोएफिशिएंट जितने हैं, अगर सारे कोएफिशिएंट आपके कांस्टेंट हो जाए तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। तो वही चीज को हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा लिख दिए हैं। सारा अगर कोएफिशिएंट लाइक एज के a नोट a1 a2 ऑल आर अगर कांस्टेंट हो जाए और x आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाए, क्योंकि राइट साइड में तो आपको x ही मिलेंगे, इसको अगर डिवाइड करने के बाद, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा x का। ठीक है? तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां तक आपको ये ऑलरेडी जनरल थ्योरी में हम करा चुके हैं, यहां तक
बस कोफिशिएंट को कांस्टेंट करना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मेन टारगेट क्या, मेन एम क्या है, तो मेन एम है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपके एग्जामिनेशन में आपको सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में आपके सेकेंड ऑर्डर है, बट हम लोग यहाँ थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हायर ऑर्डर में ये किस तरीके से रिलेट करता है, राइट। तो इसको अच्छे से देखना है। ये दो स्लाइड हम यहाँ पे रेडी करके रखे हुए थे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मेन टारगेट क्या, सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है कि ए नॉट है डी पर पावर एन प्लस ए वन है डी पर पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे ए एन होगा, और ए एन के साथ में ए एन माइनस वन डी हो जाएंगे और प्लस ए एन हो जाएंगे, और आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, y इक्वल टू एक्स है। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं d, और उधर कितना है y, सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, एल वाई लिखे थे ना, तो इसको एक फंक्शन के रूप में लिख दे, एक फंक्शन के रूप में, ताकि ये आसान लगेगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स। कैसा रहेगा बोलिए, अगर हम लोग इसे फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स लिखे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स अगर कर देते हैं, तो वेर फंक्शन ऑफ डी क्या है, दैट इज ए नॉट डी पर पावर एन प्लस ए वन डी पर पावर कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन प्लस हो जाएंगे ए एन माइनस वन डी और प्लस हो जाएंगे ए एन। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसे हम लोग डिग्री एन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, बोलो। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री एन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट इसी का सॉल्यूशन निकालना। तो इसको ट्रिपल स्टार माने, क्या माने, एक काम करो, इसको ऐसा करके वन लिख देते हैं, इतना डबल ट्रिपल करते रहेंगे, ठीक है ना। मेन टारगेट है इसका सॉल्यूशन निकालना। इसके सॉल्यूशन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके निकालेंगे, वन ऑफ द होमोजेनियस के लिए एंड अदर नॉन होमोजेनियस के लिए। अगर x बराबर 0 होता है तो होमोजेनियस लीनियर, उसके लिए जो सॉल्यूशन होंगे उसका नाम हम लोग देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जब x को रख देंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको नाम देंगे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को सम करके हमारा क्या दिया जाएगा, जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बेसिकली इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे कैसे फाइंड होता है, रूट्स कैसे रिलेट करते हैं, ये सारा चीजें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा ना हम लोग कुछ नोट करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि dx है, तो dx का वैल्यू कितना होगा, मुझे बता सकते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको कितना आता है, बताइए तो dx के वैल्यू कितने होंगे। सर ए नॉट डी पर पावर एन डी d पर है, पावर d, जी d बाई dx होता है कैपिटल D, और यहाँ x है, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वन 1। उसी तरीके से अगर हम लोग लिख दे डी स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर रिजल्ट कितने होंगे, 0 0, ठीक है, क्या हो जाएंगे 0। डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होंगे, 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 है आएगा ना। हाँ, तो डी पर पावर एन एक्स पर पावर एन कितने होंगे, एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। अगर हम फैक्टोरियल लोग डी कॉस एक्स लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएंगे। sin x इसी तरीके से ना अगर हम 1 बाई डी एक्स लिख देते हैं, 1 बाई डी, ध्यान दीजिएगा 1 बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि डी आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1 बाई डी आपके क्या होंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर, क्या होंगे, इंटीग्रल, इनवर्स हो रहा है ना, इनवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटीग्रल ऑपरेटर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाई डी अगर हम लोग करें x का, तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक जस्ट ऑपरेटर का वर्क करेगा, फाइनल रिजल्ट हमारा नहीं है, राइट। तो ये ऐसा काम करेगा। अगर हम लिखते हैं d1 तो ये दे देंगे 0, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ d1 बाई d1 करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, x, ठीक है। ताकि आप इधर d करोगे तो ऑपरेट करोगे x का, तो 1 होता है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 1 है तो 1 बाई डी करेंगे तो x दे देगा,
तो ये चीजें समझ के रखिएगा। अगर 1/d एक्स स्क्वायर का लिख दे तो कितने हो जाएंगे, x³/3 हो जाएंगे। 1/d² अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का कर दे तो एक 1/d x³/3 हो गए। फिर दोबारा करेंगे तो x⁴/12। हाँ या ना बोलिए। क्या क्लियर है ये? ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके आना चाहिए, ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। आ जाओ। consider the differential equation f dy इक्वल टू एक्स के जगह ना जीरो कर देते हैं। ये है आपके नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि होमोजीनियस का क्या हो सकता है। याद कीजिए प्रीवियस टॉपिक में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके होमोजीनियस है एन ऑर्डर के, देन वी हैव एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 ऑर्डर के, तो 100% उसके पास 3 Li सॉल्यूशन जरूर होंगे और 3 Li का लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल देगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये एन ऑर्डर का है। अगर एन ऑर्डर का है तो हम लोग मानते हैं कि लेट y1 y2 डॉट 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 yn आर एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस किसका, ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू 0। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है देन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कीजिए c1y1 प्लस c2y2 प्लस डॉट 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 प्लस cn क्या दे देंगे, इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ये ऑल्सो सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, ये जनरल सॉल्यूशन दे देंगे। अगर हमने माना कि एन है, माने हैं, अभी ध्यान रखिएगा ये चीज माने हैं, तो ये हमारा क्या दे देंगे, जनरल। ये हमारा क्या दे देंगे, जनरल सॉल्यूशन। या अभी यहाँ पे सिर्फ ऑल्सो सॉल्यूशन लिखे, इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ एफ वाई डी इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऑल्सो इट इज, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इट इज जनरल सॉल्यूशन। लेकिन मेरा इसका थोड़े चाहिए, होमोजेनियस के नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन होमोजेनियस देंगे तो हम मेरा यही जनरल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस देंगे तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो इट इज जनरल सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, ये एफ डी वाई इक्वल टू 0। अगर आपको एन एल आई सॉल्यूशन मिल जाता है तो, नहीं मिलते हैं तो फिर तो अलग ही बात है, नहीं मिलते हैं तो अलग बात है। तो इसको एक काम करें, इसको नामकरण कुछ कर दें, u, दैट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डी वाई के जगह u रख देंगे तो 0 होगा कि नहीं। क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका नाम दिया u, तो y के जगह u रखेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे 100%। y के जगह y1 रखेंगे सेटिस्फाई करेंगे, y के जगह y2 रखेंगे क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ऑल आर द सॉल्यूशन। एल तो है लेकिन सबसे पहले वो सॉल्यूशन है। तो y की जगह y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn आप रख के देखो, ये आपको सॉल्यूशन देगा। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन है, उसका नाम दिए u, तो y की जगह u रखेंगे तो भी सॉल्यूशन देगा, y की जगह u रखेंगे तो भी सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। तो क्या करेंगे अनदर के लिए, तो मान लेते हैं लेट बी विद एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। अगर कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है देन आप क्या कर दो, एफ डी वाई के जगह v को रख दोगे तो भी आपको सेटिस्फाई करेगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। नाउ व्हाट अबाउट u प्लस v, नाउ एफ डी u प्लस v, तो ये क्या हो जाएंगे, एफ डी यू प्लस एफ डी वी। आपको पता है एफ डी यू कितना होता है, 0 होते हैं, एफ डी वी कितना हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं, अल्टीमेटली एक्स। इसके मतलब क्या हो गए कि u प्लस बी इज सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u का मतलब क्या होता है, c1y1 प्लस c2y2 प्लस डॉट 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 cn तो हो ही गया, और प्लस v हमने क्या बोला, नहीं पर्टिकुलर नॉन होमोजेनियस के लिए क्या हो गया, इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एफ डी में आपका जो
C1y1 प्लस C2y2 प्लस C3y3 था, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता था, सिर्फ एफ डी वाई इक्वल टू 0 के लिए था उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, और v को मिला देंगे तो ये हो जाएगा। इट इज ऑल्सो, इसको ना हम ऐसा भी लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल भी होगा, कैसे होगा वो आगे दिखाएंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके जनरल सॉल्यूशन भी होंगे। अगर जनरल सॉल्यूशन है तो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हियर 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 C1y1 C1y1 प्लस C2y2 प्लस C3y3 प्लस डॉट 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 कहां तक CNyn इज कॉल्ड, इज नॉन एज क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा, और अगर एक्स को हटा दोगे, आप एक्स के जगह 0 लिख दोगे तो उसके लिए ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एफ डी वाई इक्वल टू 0 का ये क्या था, जनरल था। लेकिन अगर आप एक्स रखोगे तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नॉट अ सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एंड इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्टकट में सी डॉट एफ लिखते हैं, ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का, ठीक है। एंड वी इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड वी इज कॉल्ड, वी को क्या बोलेंगे, कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ किसके, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। तो हमारा काम क्या है ना, हमारा काम है u और v को फाइंड करना। u इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और v पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। कैसे u फाइंड करेंगे और कैसे v फाइंड करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग के तो आपके 2 क्लास u फाइंड करने में जाएगा, फिर v फाइंड करेंगे। याद रखिएगा, u फाइंड करना आसान रहेगा एज कंपेयर v थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि x पे डिपेंड करेगा। u आसान रहेंगे, u इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस लिख देंगे, होमोजेनियस के बाद जितने एलआई सॉल्यूशन आपके होंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर के उतने एलआई सॉल्यूशन होंगे, उतने एलआई सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। उसको फाइंड करने का एक बहुत अच्छा मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर आपको क्वेश्चन ही होमोजेनियस देता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाएंगे जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाते हैं एफ डी वाई के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाते हैं आपके क्या, जनरल सॉल्यूशन। क्या यहां तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, ठीक है ना। चलिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको ना पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, या पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। सर पीआई। हाँ, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बहुत टाइम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं पी डॉट एस, और यहाँ पे बहुत टाइम पे इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, इसे पी डॉट आई कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी डॉट आई, आप अलग अलग नाम दे सकती हो, कोई इशू नहीं है, अलग अलग दे सकती हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टॉप हेडलाइन, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ टी। मान लेते हैं आपका क्या है, लेट एफ डी वाई इक्वल टू एक्स विद द
nth order linear differential equation with constant coefficient। मान लिया कि एफ वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये स्टार जैसा लग रहा है। एफ वाई क्या है आपका, इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं ये आपका nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पुट x इक्वल टू 0। पैनल रुक गया, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। सर हाँ सर इसमें जो डी है उसको हम लोग एज अ मतलब पॉलिनोमियल लेकर सॉल्व करेंगे, राइट? हाँ, वो रेडी करेंगे तब तो, ऐसे उसके थोड़ी ना बाद कह सकते फिर हैं। क्या बोलते हैं, वाई की वैल्यूज, सॉरी हाँ एम हाँ, की बिल्कुल वैल्यूज बिल्कुल। निकालेंगे। हाँ, पॉलिनोमियल लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्या करने वाले हैं देखो, समझते हैं पहले बात को। जैसे कि एफ डी वाई इक्वल टू 0 हो गया, तो एफ डी क्या है, अगर सिर्फ एफ डी देखे, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज डी का पॉलिनोमियल है। अब अगर यस। डी का पॉलिनोमियल है तो किसी भी पॉलिनोमियल में आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड कर सकते हो, अगर उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाए। कुछ देर के लिए सोचते हैं कि सपोज कीजिए कि एफ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज ए फैक्टर। जैसे कि एफ डी में हम मान लेते हैं कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 इक्वल टू 0, इतना ही लेते हैं, या डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 ही। तो क्या हम लोग इसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं डी का, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसे हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो आप यहाँ से रूट्स भी फाइंड कर सकते हो। वो रूट्स आपके रिपीटेड होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आप करते हो तो उसके रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ भी टारगेट वही रहेगा, क्या रहेगा सुनिए पहले। तो एफ डी वाई इक्वल टू 0 है, तो एफ डी है पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल एन डिग्री का, तो आप क्या कर सकते हो, एन फैक्टर कर सकते हो डी के साथ में। कितना, एन फैक्टर। इसको इक्वल टू 0 नहीं करते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर 0 के बराबर नहीं होता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर जस्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है। जब तक उसको फंक्शनल वैल्यू देंगे नहीं, वो रिजल्ट नहीं देता है। तो हम लोग इसको 0 जैसा लिखते नहीं है, इसीलिए। बोलिए, कुछ पूछना है? नो सर। ये सेव हो जाने दीजिए, फिर हम वो बताते हैं। क्या ये सेव हुआ, क्या कुछ ऐसा शो हुआ था? एफ डी वाई करेंगे ना, तो एफ डी वाई इक्वल टू 0 है, तो एफ डी हो जाएंगे फैक्टर में। एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन फैक्टर हो जाएगा, अब इसमें वाई लगाएंगे, वाई जैसे ही करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम एक एक फैक्टर में वाई के साथ सोचेंगे, जैसे कि डी माइनस एम वन, डी माइनस एम टू, डी माइनस एम थ्री, डॉट डॉट डी माइनस एम एन, इस तरह से, क्योंकि एन ऑर्डर का है तो एन फैक्टर बनेंगे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेके y के साथ में हम उसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों करेंगे, फाइनली मुझे सॉल्यूशन चाहिए, हर एक फैक्टर के लिए एक एक सॉल्यूशन आएगा। तो वहां से मुझे एक आइडिया लगेगा, जनरल प्रॉपर्टीज पता चलेंगे कि अच्छा, फैक्टर के रूप में होने पे इसका सॉल्यूशन किस तरीके का दिखता है, उसका नेचर पता चलेगा, दिखने का रूप पता चलेगा, है ना, बिहेवियर। फिर वैसा ही सपोज करके सारे फैक्टर के लिए करेंगे, फिर सबको हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एफ डी वाई इक्वल टू 0 उसमें रखेंगे, तो वहां से आपको एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा रूट्स का, जिसको हम लोग एज ए एक्सिलरी इक्वेशन या एक्सिलरी पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा जैसा आपका एफ डी है। तो एफ डी के जगह, डी के जगह एम रख दीजिएगा, तो वो रूट्स का पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा क्या करने में, रूट्स निकालने में, किसका, एफ डी का। अब वहां से रूट्स पता चलेंगे तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा नेचर ऑफ द रूट्स एक्सिलरी इक्वेशन का। क्या वो रियल है, क्या इमेजिनरी है, क्या रिपीटेड है, क्या नॉन रिपीटेड है। फिर उस नेचर के अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है
अगर आपको NLI सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी जो टारगेट है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ही है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या करेंगे, x बराबर 0 तो एफ डी वाई इक्वल टू 0। उसमें NLI सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, मेन टारगेट वहां है, उसी के लिए इतना तामझाम किया जा रहा है। मेन टारगेट वो है, इसी के लिए उतना तामझाम किया जा रहा है, ध्यान रखिए। अभी जैसे जैसे लिखते जाएंगे करते जाएंगे तो वो होते जाएगा, बस ये थोड़ा सा अब तक तो कर ही देते हैं। हो गया होगा। कहाँ रुका था? क्वेश्चन लास्ट लास्ट तक रूट्स, कुछ रूट्स का नेचर के साथ क्वेश्चन तो कर ही देंगे, तभी छोड़ेंगे ताकि फिर लगे कि हाँ आज की क्लास में क्या सीखे। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जब तक हो आपके 7:20 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, तो पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो कितना आता है, एफ डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। इसको मान लेते हैं सेकेंड, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स को माने थे फर्स्ट, ध्यान रखिएगा फर्स्ट किसको माने हुए, सपोज कहीं तो लिखे थे ना, यहाँ पे एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, इसको फर्स्ट माने हुए, और एफ डी वाई इक्वल टू 0 इसको हमने सेकेंड लिया, सपोज किया, राइट। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गए। अब इसमें क्या है, NLI सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। नाउ एफ डी क्या है आपको पता है ना, ए नॉट डी पर पावर एन, A1 डी पर पावर n माइनस वन, डॉट 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 AN माइनस वन डी, और प्लस AN, सिर्फ एफ डी लिखे हैं। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का पॉलिनोमियल है। जैसे हम आपको लिख दे डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस 1, तो क्या आप इसे दो ऑर्डर का है तो दो फैक्टर के रूप में तो 100% डिवाइड होंगे, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, फॉर्म लिख सकते हैं कि d प्लस वन का स्क्वायर। तो d प्लस वन, d प्लस वन, इसे 2 टाइम्स तो लिख ही सकते हैं कि आप क्या हो, d प्लस वन और d प्लस वन, हाँ या ना, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इसी तरीके का अब कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर कुछ भी हो तो उसे हम एज अ फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब वो फैक्टर में आपके जैसे d प्लस वन, तो वन आपके रियल है, कहीं पे यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या होगा, इमेजिनरी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, है ना। तो वो चीज, अब अगर हम डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन करेंगे तो इसमें तो रियल वाले शायद चांसेस नहीं है, इसमें इमेजिनरी आएंगे, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं उसे देखिएगा। तो एफ डी कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, रिटन एज, रिटन एज कैसा, फॉर्म ऑफ फैक्टर, फॉर्म ऑफ फैक्टर, कैसा फैक्टर, तो देखिए एफ डी को ही लिख रहे हैं d माइनस एम वन, ठीक है, फिर लिखते हैं d माइनस एम टू, और ऐसा करते जाएगा क्योंकि n आपके क्या है, पॉलिनोमियल जैसे ट्रीट होता है तो n डिग्री है तो ये तो ऑर्डर, लेकिन पॉलिनोमियल में डिग्री जैसा वर्क कर रहा है, और यहाँ पे कितने हो गए, कितना है, n तक जाता है, तो हो गया यहाँ पे mn, इतना तक तो लिख सकते हैं। वेर, वेर ध्यान रखिएगा, वेर m1 कॉमा m2 कॉमा डॉट 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 mn बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, क्यों, मुझे नहीं पता रियल होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, तो सबसे बड़ा लो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ जाएंगे आपके सारे, है ना, प्योरली रियल भी है, इमेजिनरी भी है सारा, तो हम ले लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। अब आ जाओ, जैसे ही आप एफ डी वाई करोगे तो एफ डी वाई करने पे 0 हो जाता है, तो इसके साथ लगाओ y, तो d माइनस एम वन, फिर हो जाएंगे d माइनस एम टू, और ये हो जाएंगे आपके d माइनस एम एन, और y जैसे आप y लगाओगे आपको लगाना पड़ेगा 0, राइट साइड 0 फंक्शन। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा टारगेट क्या है, टारगेट है NLI सॉल्यूशन पता करना, क्योंकि ये n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, इसके पास 100% NLI सॉल्यूशन होंगे। अगर किसी तरह वो पता हो गया
फटाक से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे बोले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जनरल होगा इसका, और एफ डी वाई इक्वल टू एक्स का होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, एक ही चीज, किसी के लिए जनरल सॉल्यूशन, किसी के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये चीज है। ठीक है ना, तो मेरा मेन टारगेट है सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को पता करना। ठीक है, सारे के सारे। अब यहां से कैसे पता करेंगे? इस y को तो आप किसी एक ही फैक्टर के साथ लेके जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि कुछ देर पहले लिखे थे कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 अगर y रहता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? d प्लस 1 और d प्लस 1 y। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतना इक्वल टू 0 हो गया, ये भी इक्वल टू आपके हो गया 0, ले लिए। ठीक, अब y को क्या सबके साथ मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, किसी एक के साथ जाएंगे। आइदर y को आप इसके साथ करो या इनके साथ करो। तो अगर आप किसी एक के साथ करते हो, फर्स्ट को लिख दिए, इसके साथ करोगे तो आपको क्या दिखेगा? dy प्लस वाई इक्वल टू 0। हाँ या ना? किसी एक ही फैक्टर के साथ जाएंगे। प्रोडक्ट में तो किसी एक के साथ जाएंगे, फिर इनमें से जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फिर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन y किसी एक के साथ जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी y किसी एक के साथ जाएंगे। मुझे नहीं पता किसके साथ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? लेट फाई आर विद द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ d माइनस एम आर वाई इक्वल टू 0। किसी एक फैक्टर वाला के साथ हो जाएगा, जहां पे r के वैल्यू कहाँ है जी? तो r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, कुछ भी हो सकता है। हमने माना है कि φ1 जो है ना, d माइनस एम वन वाई का सॉल्यूशन है, किसी एक का, जैसे कि इसका हो गया या इसका हो गया, इस तरह से हम लोग माने, ताकि पता तो चले किसी एक फैक्टर का सॉल्यूशन कैसा दिखता है। अगर एक फैक्टर का सॉल्यूशन जैसा दिखेगा, मान लेते हैं y अगर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो तो कैसा दिखेगा, y अगर सेकेंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो तो कैसे दिखेंगे, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, राइट। तो अब यहां से ना फाई आर, देखो नेचर पता करना इंपॉर्टेंट है। नेचर से ही तो सारा चीज हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सॉल्व करो। तो फाई आर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, मतलब बेसिकली यही चीज हो गया। यहाँ से ये सॉल्यूशन लिखे हुए, तो इसको कंप्लीट करो, कितना होता है? डी वाई माइनस एम आर वाई इक्वल टू 0। ये तो आपके लीनियर हो गए ना, क्योंकि डी वाई कितना होते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएंगे एम आर वाई, ये लीनियर में है, तो 1 बाई वाई कर देते हैं, और डी वाई इक्वल टू हो जाएंगे एम आर डी एक्स। ध्यान रखिए, एम आर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दैट इज कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कितना हो जाएंगे? एल एन वाई हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे एम आर के साथ डी एक्स का एक्स, और प्लस कोई ना कोई सी आर कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको ना एल एन सी आर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा। तो यहां से क्या निकल के आया? y का वैल्यू बोलो, सी आर इंटू ई टू दावर एम आर एक्स, इधर लिखते हैं ना, y इक्वल टू क्या हो गया? सी आर ई टू दावर एम आर एक्स, ये निकल के आए। दैट इज ये y कहने का मतलब कितना हो गया? इसको ना y आर नाम दे देते हैं, एक अच्छा लगेगा। वन ऑफ द फैक्टर के लिए सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो दैट इज फाई आर इक्वल टू, मतलब वही हो गया किसी एक, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई आर इक्वल टू सी आर ई टू दावर एम आर एक्स, क्योंकि y तो जनरल लेके चले हैं। क्लियर है? तो एक चीज पता चला मुझे, या एक यहां से ऑब्जर्वेशन बेहतरीन आए, कि किसी भी फैक्टर के साथ अगर y जाएंगे, उसका सॉल्यूशन का नेचर एक्सपोनेंशियली होगा, e टू द पावर होंगे। क्या होंगे? e टू द पावर। ध्यान देखिए यहाँ पे, e टू द पावर, बोलिए हाँ या ना? किसी भी फैक्टर के साथ अगर जाएगा तो उसका नेचर कैसा होगा? e टू द पावर। अगर यहाँ पे फॉर, दैट इज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर d माइनस एम वन के लिए जो है आपके पास I1 क्या दिखेगा? C1 ई टू दावर M1 x। ठीक है ना? d माइनस M2 के लिए आपको क्या दिखेंगे? मान लेते हैं फाई2 सॉल्यूशन, एज अ सॉल्यूशन क्या दिखेंगे? ये C2 ई टू दावर M2x। अच्छा, C1 C2 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना? मेन चीज तो एक्सपोनेंशियली है। ई टू द पावर आपके वो जो रूट्स होंगे जिससे आप फैक्टर बनाए हैं ना,
वो e टू दी पावर में जा रहा है। तो इससे ये चीज पता चला, सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू e टू दी पावर mx विद द सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको डेरिवेटिव कीजिए अलग 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 अलग, वन टाइम डेरिवेटिव। अब इसको एक बार हो गया ना, तो मुझे बताइए डी वाई कितना होगा। डी वाई हो जाएगा एम ई टू दी पावर एम एक्स। अच्छा, डी स्क्वायर वाई कितने होंगे, तो हो जाएंगे एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। ठीक है, ये एक टाइप, इसी टाइप का पता चला ना, ये टाइप पता चल गया मुझे। व्हाट अबाउट डी क्यू वाई, डी क्यू वाई हो जाएंगे आपके कितना, ये हो जाएंगे एम क्यूब ई टू दी पावर एम एक्स। उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं डी एन वाई एम टू दी पावर एन ई टू दी पावर एम एक्स। हाँ या ना, बोलिए। उठा के रखते हैं फ्रॉम डबल स्टार, क्यों यार सेकेंड इसमें से मान है, तो फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा एफ डी लिखते हैं। तो एफ डी, ध्यान दीजिएगा, एफ डी वाई इक्वल टू हम लोग कैसा लिखेंगे, या सिंपल से पहले एफ डी ही कीजिए, एफ डी ही कीजिए। डी स्क्वायर डी क्यूब डी फोर है, यही ना है। तो एफ डी बराबर कितना है, ए नोट डी पर पावर एन प्लस ए वन डी पर पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन डी वाई, सॉरी डी, ठीक है ना, और प्लस ए एन, ये हो गया आपका वाई। वाई को मल्टीप्लाई कीजिए तो जी, ए नॉट डी पर पावर एन वाई प्लस ए वन डी पर पावर एन माइनस वन वाई प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन डी वाई और प्लस ए एन वाई। आपको पता है क्या है, डी एन वाई कितना हो जाएगा, ये सबको उठा के रखते हैं, रखिए कितना होगा, ए नॉट एम टू दी पावर एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर एम एक्स, और ये इस तरह से चलते जाएंगे। फिर यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएंगे, ये ए एन माइनस वन वन टाइम करना है एम ई टू दी पावर एम एक्स, और यहाँ पे ए एन ई टू दी पावर एम एक्स। बोलिए ये क्लियर है, ठीक है। क्या किए, सब ए डी एन ये सारे का वैल्यू उठा के रख दिए। इसमें एक चीज कॉमन है, ई टू दी पावर एम एक्स, ई टू दी पावर एम एक्स कॉमन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एफ डी वाई है, एफ डी वाई है। ई टू दी पावर एम एक्स कॉमन है, तो ई टू दी पावर एम एक्स हमने कॉमन ले लिया। ए नॉट एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ये चले जाएंगे ए एन माइनस वन एम और प्लस ए एन हो गया, ठीक है। तो आपको पता है ये कैसा दिखता है, ये दिखते है e टू दी पावर एम एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ m, e टू दी पावर एम एक्स फंक्शन ऑफ m। क्यों, जैसा फंक्शन ऑफ d था, ए नोट डी एन डी पावर एन माइनस वन, ध्यान से देखिए, तो d के जगह m आ चुका है, d के जगह m आ चुका है, d के जगह m आ चुका है, d के जगह m आ चुका है। तो फंक्शन ऑफ f, आपको एफ डी वाई इक्वल टू जनरली जीरो होता है ना, होमोजीनियस में वर्क कर रहे हैं, तो एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। बोलिए, इंप्लाइज करते हैं एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब e टू दी पावर एम एक्स इंटू फंक्शन ऑफ m इक्वल टू जीरो। आपको पता है क्योंकि सिंस e टू दी पावर एम एक्स जो है जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब फंक्शन ऑफ m इक्वल टू जीरो। तो दिस इज कॉल्ड, या दिस इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज एक्सिलरी इक्वेशन या हेल्पिंग इक्वेशन। क्लियर, इट इज नॉन एज एक्सिलरी इक्वेशन या हेल्पिंग इक्वेशन। क्या वर्क करेगा, अब ये एक इक्वेशन का वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे क्या है m, डी नहीं है m, ठीक है, m क्या है, m इज नथिंग बट m1 m2 m3, यही तो है जो यहाँ पे m1 m2 m3 m4 है। उसी से तो पता चला कि अच्छा हमारा नेचर जो है वो e टू दी पावर m1 m2 m3 वाला है, तो हमने एक जनरल m लिया, m ही आपको m1 m2 m3 m4 होता है। इतना क्लियर है। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी आपको आएंगे फंक्शन ऑफ डी, डिफरेंशियल ऑपरेटर का पॉलिनोमियल, उसमें d के जगह m लिख देंगे, हो गया एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m के वैल्यू आएंगे,
जो m के वैल्यू आएंगे वही है m1 m2 m3, और क्या हो गया। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो, क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। मेन टारगेट है एक्सिलरी इक्वेशन। अगर एक बार एक्सिलरी इक्वेशन हो गया उसके बाद तो फिर रूट्स निकालना है और काम करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, अभी रूट्स पे काम करेंगे ना। चलिए, अब हम लोग को पता करना है m का नेचर कैसा दिखता है। m रियल, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, है ना, कुछ भी हो सकता है, नॉन रियल, क्योंकि m तो जनरल बोले हैं, है ना। तो अब हम लोग आते हैं केस वन, केस भी बना लेते हैं, केस वन, ठीक है। केस वन, इफ इफ m आर, इफ रूट्स आर, इफ ऐसा लिखते हैं क्योंकि रूट्स, रूट्स ही है बेसिकली, रूट्स, इफ रूट्स ऑफ इसका एफ एम इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट, रियल में पहले डिस्कस कर लें, रियल एंड डिस्टिंक्ट करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर रियल एंड रिपीटेड करेंगे, फिर इमेजिनरी डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी रिपीटेड, ठीक है। रूट्स ऑफ एम एन, इसका रूट्स, क्योंकि ये एक्सिलरी इक्वेशन है, इसी का रूट्स m1 m2 देगा, तो रूट्स ऑफ एम एन, चलिए हमने बोला क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो लेट m1 m2 डॉट 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 कहां तक mn, यही ना रूट्स आया था जो हम लोग लिखे थे, d माइनस m1 d माइनस m2, तो यही है बेसिकली। आर आर रियल, रियल डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ किसका, जी, एफ एम इक्वल टू 0। अगर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है देन y1, जिसको हम लोग इंटरनली phi1 माने थे, ठीक है, तो यहाँ ना इसको phi के जगह y कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं, इस phi1 phi2 के जगह अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लेट वाई आर बी द सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो अच्छा लगता है ज्यादा नहीं। चलो कोई बात नहीं, वही वाली बात ही है। तो देन y1 इक्वल टू सी, इतना लेते हैं e टू द पावर m1x, y2 इक्वल टू e टू द पावर m2x। मुझे पता है कि m1 m2 m3 अगर रूट्स है पावर में जाएगा, तो ये सारा आपके हो जाएंगे yn इक्वल टू e टू द पावर mnx। और आपको पता है अगर एक्सपोनेंशियल में पावर में अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे ना, तो ऑल आर एलाई होते हैं, आर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू 0। अगर ये है लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सो हम लोग इसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है डेंसिंग, बट सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हो गए कितना, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 प्लस cn e टू द पावर mnx, इज क्या हो जाएंगे, इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बस इतना ठीक है। क्या ये क्लियर हो रहा है, बोलो। चलो, अगर ये क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यही से सॉल्व, सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। राइट साइड 0 दे दिए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपके क्या हो जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन। y के जगह ना 2y ले लो, मतलब शायद आसान हो जाएगा, y के जगह 2y इक्वल टू 0 कर दो, डी क्यूब माइनस 3 और प्लस 2। हम यहाँ पे ना लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये तो लिख चुके हैं फिर भी।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द जनरल सॉल्यूशन। फटाक से मुझे बता के दीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे दिखेगा। हो गया। वेट अ मिनट सर। इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट पेज में ही देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, अच्छा से लिख देंगे। हो गया। क्या आया सॉल्यूशन? हुआ या नहीं हुआ ये बोलो। सर हो रहा है लेकिन हम मतलब क्यूब रूट निकालने में स्लो है थोड़ा। तो रूट्स नहीं फाइंड हुआ अभी तक? सर वो एम क्यूब है ना तो वो हिट एंड ट्रायल में तो आपको m बनाना बराबर है। 1 रख के देखो ना, m बराबर 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो ये डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आता है कि नहीं आता है? सर स्लो है थोड़ा उसमें। हाँ, तो जैसे m बराबर 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो m बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, m बराबर 1 1 ले लेंगे, m क्यूब का कॉफिशिएंट है 1, उसके बाद m स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, m का कॉफिशिएंट -3, फिर कांस्टेंट हो गया 2। इस तरह से करते हैं, ठीक है। 0 1 प्लस 0 ऐड करेंगे, बताइए एक मिनट सर। ये देख लो, ये आगे भी काम आएगा जो भी बोल रहे, ठीक है ना। इसको क्या करना है, अगर एक भी आपको पता है, एक भी, ये हर किसी में काम आता है, एक रूट्स अगर पता है जैसे 1, बाकी सबका कॉफिशिएंट लिखेंगे, m क्यूब, m स्क्वायर, m कांस्टेंट, इस तरीके से।
अब एक जीरो करके यहाँ इसको ऐड करना है, 1 प्लस 0 1, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, गुना, ठीक है, तो यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर इसको जोड़ना है 1, फिर गुना कीजिए 1 इंटू 1 1, फिर जोड़िए -2 से गुना कीजिए 1, फिर जोड़िए, यहाँ पे -2 से 1 गुना करेंगे तो -2 होता है, फिर ऐड करने पे ध्यान रखिएगा लास्ट में आपका जो ना जीरो ही बचेगा, अगर यहाँ नहीं तो ये रिमाइंडर है फिर। तो अब कितना आया आपके पास, क्यूब है ना, अच्छा हमने दो ही रूट्स निकाला है, और भी रूट्स होगा यहाँ पे, इसमें तो और भी रूट्स होंगे, एम स्क्वायर गड़बड़ है, मेरा आंसर और यहाँ एक पे गलत है। -1 होगा। हाँ, देख लेते हैं, तो एक एक आपका कितना आ गया, यहाँ से तो एक आ गया, आपको यहाँ से पता चल गया, एक तो m बराबर 1 है, 2 + 1 3 -3 खत्म, m -1 तो एक आ चुका है, m बराबर 1 है तो m -1, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m -2, यहाँ पे कितना है m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, फटाफट निकाल लो, क्वाड्रेटिक के लिए कितना आ जाएगा, हाँ, तो m बराबर हो गया क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर -1 प्लस माइनस रूट अंडर सर कुछ इमेज से भी आएगा। क्या आ रहा है, रियल ही तो आएगा ज्यादातर केस में, बी स्क्वायर है ना यहाँ पे कितना 1 -4ac, ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो हो गया 2, तो हो गया -1 प्लस माइनस 9 3/2, तो हो गया -4/2 -2, और 3 1 हो गया 2 2 1, तो हो गया 2,1, ठीक है, तो m-1 ऑलरेडी है, और m+2 हो जाएंगे, और m-1 हो जाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि 2 और 1 दो रूट्स आ रहे हैं, तो यहां से तो क्लियर हो गए आपके रूट्स कितने आ गए जी, रिपीटेड आ गया, रूट्स रिपीटेड आ गया, दो रूट्स रिपीटेड आ गए हैं, कैसे करेंगे रिपीटेड रूट्स का, रिपीटेड रूट्स तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, चलो इसको यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, पहले हम डिस्टिंक्ट वाले का करते हैं, आगे अभी बताएंगे, इसको करेंगे, रिपीटेड का भी करेंगे, तो इसको ना अ, एक स्लाइड नीचे लेके जाते हैं, चलो ठीक है, यहाँ तक हम ये बता चुके हैं, और इसके बाद क्वेश्चन, आओ दूसरा क्वेश्चन बनाओ, अच्छा उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, सॉल्व डी डी क्यूब था ना वहां पे, तो अब हमने कर दिया d² y/dx² -3 dy/dx + 2y = 0, इसको करके देखो तो, आई थिंक ये रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, इसको करके देखो तो, सर 1 और 2। 1 और 2 आ रहे हैं ना, चलो ये तो अलग आ गए ना, तो सॉल्यूशन के लिए कितना आ गया, ये d² y, अब ना डायरेक्ट करते हैं इसमें ना, तो d² -3d + 2 y तो आ ही जाएंगे इक्वल टू 0, तो दैट इज f ऑफ dy इक्वल टू 0 फॉर, देखो इसके लिए तो जनरल सॉल्यूशन ही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बट कभी आगे नॉन जीरो वाला भी देंगे, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली क्या देता है आपको, हेल्प करता है रूट्स को फाइंड करने के लिए, जो हमने d-m1 d-m2 किया था, ठीक है, तो यहां से आप क्या आ गए, m² -3m + 2 = 0, कितना है m बराबर 1,2, हाँ यही हो जाएंगे, दोनों का सर ऐड करेंगे तो 3, सर हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताएं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या, c1e⁻x + हाँ c2e⁻2x। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गए, c1 e⁻1 है तो x हो गया, और c2 e⁻2 है तो 2x, बिल्कुल यही हो गए, तो इजे क्या हो गया, इज जनरल, ये आपका जनरली सॉल्यूशन हो गया, बेसिकली जनरल सॉल्यूशन, इजे जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ डी वाई इक्वल टू 0, क्यों, राइट साइड 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए, सर फॉर वेर, होमोजेनियस। हाँ होमोजीनियस वाले का,
Cn and C2 are arbitrary constant. Arbitrary constant. तो यहां तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है. When roots of the auxiliary equation या roots of the FM कहने का मतलब auxiliary equation है, ठीक है. अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट है तो ये हो जाएंगे. देखिए ये इसलिए भी हो जाएंगे ना, हम आपको ऑब्जर्व करा रहे हैं कि जो है ना e to the power m1 ये ऑल आर li है. आप चेक कर सकते हैं, किसी भी दो को लेकर देखिएगा ना, ये li होता है, 100% li होता है. हम यहाँ पे छोड़िए, हम नहीं करते, आप ट्राई कीजिएगा एक बार. लेकिन अब आते हैं when roots of the auxiliary equation are real and repeated. Case 2 when roots of the auxiliary equation fm equal to 0 are repeated and real. डिस्टिंक्ट नहीं, रियल में ही बात करेंगे, बट रिपीटेड के केस में है. रिपीटेड के केस में तो मुझे नहीं पता, तो मानते हैं कि लेट m1 इक्वल टू m2 है. m1 आर रिपीटेड 2 टाइम्स. सपोज कीजिए दो रूट्स आपके इक्वल आ गए. रेस्ट ऑफ द के लिए अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर डिस्टिंक्ट का तो एलआई सॉल्यूशन जैसा हम लोग लिखे एक्सपोनेंशियल में कर देंगे. लेकिन इक्वल का क्या करेंगे? इक्वल के केस में आप देखिए, दो इक्वल है, इसका मतलब आपके क्या हो गए, d माइनस m1 जो आप लिखे थे पहले, d माइनस m2, ये आपको कैसा दिखेगा, d माइनस m1 दिखेंगे और फिर d माइनस m1 दिखेंगे. आप y करोगे, मान लेते हैं y करेंगे, जैसे ही आप अगर d माइनस, कभी ना कभी तो y तो इसमें करेंगे ही ना, तभी तो अलग अलग आएगा. अगर जैसे आप y करोगे तो ये आपके d माइनस m1 और फिर आपके आ जाएंगे d माइनस m1 y इक्वल टू 0, क्योंकि y रखते हैं तो 0, कोई भी एक. अगर दो रूट रिपीटेड है, अगर एक बार समझ जाइएगा तो 3 रूट 4 4 रूट 5 रूट कितने भी रिपीटेड होंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, राइट. ये चीज है, तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे. अब बोलोगे सर जैसा इसमें किए थे अभी एक्सपोनेंशियल वैसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एलआई सॉल्यूशन मुझे चाहिए. अगर इन दोनों में देखेंगे तो दोनों का सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, e टू द पावर m1 या m1x और y1 हो जाएगा, और यही y2 भी हो जाएंगे e टू द पावर m1x. तो क्या y1 और y2 एलआई है? लीनियर इंडिपेंडेंट है? सर रिपीट अगेन. अगर m1 m2 डिफरेंट है रियल में तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है. लेकिन अगर सेम रख दे तो क्या ये दोनों जो सॉल्यूशन आएगा इस फैक्टर के लिए और इस फैक्टर के लिए सेम टाइप का आएगा ना. नाम तो y1 y2 दिए हैं क्योंकि m1 m2 था, तो अब वो अलग बात है m2 m1 के बराबर है, यहाँ पे इक्वल है, तो y1 y2 आर टू सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन तो 100%, लेकिन क्या ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट होगा? सर नहीं होगा. क्या नहीं होगा. नहीं होगा? अगर हो ही जाता तो पीछे जैसा इसी जैसा वर्क नहीं हो जाता रिपीटेड के लिए, तो फिर अलग से केस बनाने की क्या जरूरत है. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्टिंक्ट और रियल जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास n फैक्टर आ जाता है, n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, n एलआई सॉल्यूशन मिल गया तो लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल हो जाएगा. मेन टारगेट तो एलआई सॉल्यूशन फाइंड करना है. मेन टारगेट ये सारा जो लिखे हैं ना हम आर एलआई सॉल्यूशन, यही तो सबसे बड़ा चीज है. ठीक है, ये हम लिख कैसे दिए, हम यहाँ पे दिखाए नहीं आपको, आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो. ठीक है, दो को लेके देखिए क्या ये दो एलआई आ रहा है, तीन को लेके देखिए क्या ये तीन एलआई आ रहा है. जैसे कि देखिए रॉन्स्कियन निकालते हैं एलआई के लिए, y1 और y2 का ही रॉन्स्कियन निकालिए, y1 और y2 का. जब आप रॉन्स्कियन निकालोगे e टू द पावर m1x और e टू द पावर m2x, इसका डेरिवेटिव m1 e टू द पावर m1x और यहाँ हो जाएगा m2 e टू द पावर m2x. इसी का रॉन्स्कियन निकाल के देखिए. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा m2 e टू द पावर m1 माइनस m2, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे x और माइनस, अब माइनस इनका प्रोडक्ट कीजिए m1, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया m1 e टू द पावर m1 प्लस m2x. ठीक है, ऐसा
अब इसका बेनिफिट क्या है, तो यहां से ना ये दोनों सेम है, तो e टू दी पावर m1 प्लस m2 x, और यहाँ हो गया m2 माइनस m1, ये हो गया रॉन्स्कियन। तो जब आपके m1 m2 डिफरेंट है तभी ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये तो कभी जीरो होगा नहीं। तो बचा ये, अगर ये दोनों सेम हो गया तो रॉन्स्कियन जीरो। रॉन्स्कियन अगर जीरो तो दोनों फंक्शन एल आई होता है या एल डी होता है, बताइए। हेल्दी। एल डी, बिल्कुल। तो यहाँ डिस्टिंक्ट लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, दैट इज ये जीरो नहीं है और एक्सपोनेंशियल तो कभी जीरो होता नहीं है, तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, तो एल आई। तो अगर ये दोनों एल आई है, उसके साथ नेक्स्ट लीजिएगा, नेक्स्ट लीजिएगा, नेक्स्ट लीजिएगा ना, एल आई होते ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो कभी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब y1 एंड y2 क्या है, आपका लीनियर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली वी कैन शो ऑल द y1 y2 डॉट 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 li। अब इसी में देखिए, अगर दोनों सेम ले लेते हैं, m1 बराबर m2, तो घट के हो जाएंगे जीरो। जीरो के साथ आप अगर करोगे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई जीरो, रॉन्स्कियन जीरो फॉर ऑल x के लिए, रॉन्स्कियन जीरो हो गए, तो यही वाला बात तो हम यहाँ बोल रहे हैं, दोनों सेम है, तो क्या हो गया ये एल डी, ये क्या हो गया एल डी। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं हियर हियर y1 एंड y2 आर क्या है, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल का पार्ट होगा ही नहीं। दो भी रूट रिपीटेड आ गया, बाकी डिस्टिंक्ट है, तो बाकी तो एल आई है, लेकिन क्या एन एल आई मिलेगा, एन से कम हो जाएगा। तीन ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे तीन एल आई चाहिए जनरल सॉल्यूशन के लिए। अगर दो रूट रिपीटेड है तो एक तो एल आई तो गायब हो गया ना जी, एल डी हो गया है। मैक्सिमम आपके पास दो ही एल आई मिलेंगे, तीन तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा आप, दोनों सेम है तो फिर कैसे करेंगे रिपीटेड वाले के केस में। रिपीटेड वाले के केस में ना हम लोग यहां से काम करेंगे, रिपीटेड वाले के केस में हम लोग क्या करेंगे, वहां से काम करेंगे। नाउ इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया एल डी। सो 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 C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस डॉट डॉट, जो CN YN है इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका नहीं होगा, इसके लिए एफ डी वाई इक्वल टू जीरो के लिए, या एफ डी वाई इक्वल टू एक्स के लिए कोई इशू नहीं है, हम लोग तो उसको निकाल ही रहे हैं इसी के लिए। क्यों, y1 और y2 सेम है, तो ये दोनों एल डी होता है, तो ये पूरा का पूरा जनरल नहीं होगा, जनरल नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले मुझे थोड़ा सा देखना है। हाँ, उल्टा पुल्टा हो गया, ये क्या हो गया, इसके जस्ट बाद चाहिए ना। ठीक है, अब आते हैं इसमें, कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। कहां से, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। नाउ d माइनस एम वन और फिर d माइनस एम वन वाई इक्वल टू जीरो, यही था रिपीटेड में, यही थे ना। देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से, क्या करेंगे ना, d माइनस एम वन है और इसको इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको लिखते हैं d माइनस एम वन, या इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लो ना, dy माइनस एम वन वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक काम करते हैं, एक को तो मान देते हैं t, किसको t मानेंगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा तभी तो चलेगा। ओके, थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे, इसमें क्या काम किया जाए। कुछ एक को रख के दूसरे पे काम करेंगे तो हो सकता है, हाँ ऐसा मान लेते हैं ना। देखो बेसिकली मुझे इस पे काम करना है पहले, फिर इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, ऐसे तो मुझे पता है, उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इस पे काम कर लेते हैं। आ जाओ, इतना तो पता है, यहाँ से ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं। लेट
डी वाई माइनस एम वन वाई इक्वल टू टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। टी इज ए फंक्शन है, क्यों? अरे ये कुछ भी सॉल्व होके आएगा तो एक्स का ही तो फंक्शन होगा ना, जो भी सॉल्व होके आएंगे एक्स के ही फंक्शन होंगे ना, एक्स के ही फंक्शन होंगे, उठा के रखते हैं यहाँ पे, एक्स के ही फंक्शन होंगे, वहां से टी निकल जाएगा, टी को रख देंगे, डन। अगर ऐसा है तो d माइनस एम वन यहाँ पे हो गया t इक्वल टू 0, इस पूरे को t मान लिए हैं तो t इक्वल टू 0, ठीक है। इससे फटाफट सॉल्व करो तो इसको, ये x का ही फंक्शन है, तो dt माइनस एम वन तो बराबर कर देते हैं m1t, चलेगा। dt कहने का मतलब dt बाई dx बराबर m1t, तो ये वही वाली बात हो गई, dt बाई t इक्वल टू m1 और dx, इंटीग्रल करो, ln t इक्वल टू m1x प्लस ln कितना हो गया, ln c1 ले लेते हैं, ln c1, ठीक है। तो यहां से t इक्वल टू कितना हो गया, c1 e टू दी पावर m1x, क्लियर। t इक्वल टू आ गया c1 e टू दी पावर m1। देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे वहां पे, क्योंकि हम मुझे पता है इसी फैक्टर को सॉल्व करने पे ऐसा ही आता है, ऑलरेडी पता है, हम लोग ये देख चुके हैं, बट फिर भी उठा के रखते हैं इस t को यहाँ पे, इस यहाँ पे, ठीक है। एंड इस यहाँ से कितना हो गया, d, या ऊपर में ही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब t का वैल्यू यहाँ पे रखो, d माइनस एम वन, t का वैल्यू रखो कितना, c1 e टू दी पावर m1x, यही है। चलो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, c1 तो कांस्टेंट है जी, c1 को रहने दो, और क्या ही करेंगे, c1 को रहने देते हैं पूरा के साथ, या c1 को लिखने की जरूरत है अभी, ठीक है, रहने दो। हाँ तो यहाँ पे हो गया, ये है d, दैट इज d ऑफ e टू दी पावर m1x बाई dx, ये हो गया, और माइनस ऑफ हो गया यहाँ पे m1 e टू दी पावर m1x, ठीक है, ये ऐसा है, और ये इक्वल टू 0 है, तो ये भी इक्वल टू 0, t का वैल्यू रख दिए, तो बोलो c तो 0 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करके देखो, ये तो 0 बराबर 0, नहीं मजा नहीं आया, ये तो 0 बराबर 0 हो गया, गलती किए हैं ना हम, सर मुझे समझ नहीं आया। मुझे गलती किए हैं, कहाँ पे बोलो, एक गलती ब्लेंडर किए हम, अगर हमने इनको माना है t, इसको माने हैं t, तो ये चीज आया, इसी में वापस उठा के रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही। जब हमने माना किसको है t, यहाँ पे इसको मान लेते हैं स्टार, dy माइनस सर एम वन y वाई, की वैल्यू निकालेंगे। हाँ y की ही निकालेंगे, y की निकालेंगे, एक पहले फैक्टर का सॉल्व करेंगे तब ना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तब तो इसका जो भी y का मतलब, y क्या एक्चुअली x का फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का फंक्शन होगा, उसको उठा के फिर यहाँ रखेंगे तभी तो दूसरा वाला सॉल्व करेंगे ना। तो t के जगह पे y मतलब वैल्यू रखते हैं जो पहले हाँ हम माने थे। तो वही वही, तो अभी अभी हम इसको क्या माने थे, t, अगर ये t है, इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मेरा ये निकल के आया, क्या ये समझ में आया कैसे आया, यस सर। हाँ तो यहाँ से ये समझ में आया। यस सर। अब इसको वैल्यू को यहाँ पे उठाओ, फ्रॉम स्टार से करने वाले, हम क्या किए ना, मेरा सबसे बड़ा गलती था, यहाँ से टी सॉल्व किया वापस यहीं रख दिए, जो कि ब्लंडर यस किया, सर। ठीक है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है, जिसलिए सोच रहे जीरो क्यों आ रहा है जी, तो फ्रॉम स्टार से देखेंगे ना, तो डी वाई माइनस एम वन वाई इक्वल टू टी, टी की जगह कितना है जी, c1 e टू दी पावर m1x, अब थोड़ा, अब ये लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है, dy by dx माइनस m1 y इक्वल टू c1 e टू दी पावर m1x, विच इज लीनियर इन y,
लीनियर है y में तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो जी। ग्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा तो दिख ही रहा है। व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो। e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस m1 dx, इसका मतलब e टू द पावर माइनस m1x। सो सो y इंटू e टू द पावर माइनस m1x इक्वल टू, इधर है c1 e टू द पावर m1x इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ m1x और dx। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, y बराबर e टू द पावर माइनस ऑफ सीएफ m1। क्यों लिखा है, मतलब आईएफ लिखिए ना, मुझे मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। किसमें? जो आपने सीएफ इक्वल टू ई पावर, cf नहीं, if। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, if है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वो सीएफ अभी निकाल रहे थे, दैट्स व्हाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना? ये कितना हो गया बोलो, c1 dx, क्योंकि ये तो हो गया e टू द पावर 0, तो c1 dx कहने का मतलब कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया e टू द पावर माइनस m1x बराबर c1x और प्लस c2, यही करने वाले हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आए, तो y का वैल्यू आया c1x प्लस c2 और e टू द पावर m1x। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो पहले क्या हो रहे थे ना, पहले का रीजन था कि अगर दोनों सेम ले रहे थे y माइनस, हाँ यहीं पे ना, यहाँ पे, तो e टू द पावर m1 e टू द पावर m1 तो गड़बड़ हो गया, एलडी हो गया। अब की बार क्या आया है, अगर गौर से देखोगे अब की बार क्या आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो दो अलग अलग है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका किसका है, बेसिकली y क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, c1 x e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m1x। देखो m1x दोनों जगह है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ x मल्टीप्लाई हो गया है। अब रॉन्स्कियन जीरो नहीं होगा, चेक कर लो। तो यहाँ पे जो दो एलआई सॉल्यूशन वो कौन कौन है, एक है e टू द पावर m1x और एक है x इंटू e टू द पावर m1x, x इंटू आया। अब की बार ये दोनों एलआई हो जाएंगे, और यहाँ जो था ये एलडी थे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम, और यहाँ क्या हो गए, x मल्टीप्लाई में आ गया एक के साथ। क्या ये क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब हम तुमको बताते हैं, ठीक है, व्हेन इससे ज्यादा अगर रूट्स रिपीट करते हैं तो कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो व्हेन थ्री रूट्स, ऐसा लिखते हैं, थ्री रूट्स रिपीटेड, किसका, एफ एम इक्वल टू 0, लेट m1 बराबर m2 बराबर m3, देन तो y कैसा होगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर हो जाएंगे और e टू दी पावर m1x, क्योंकि m1 लिखिए m2 लिखिए m3 लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर वही वाली बात हो गई, व्हेन m1 बराबर m2 इक्वल m3 इक्वल m4, अगर 4 रूट्स आर रिपीटेड हैं तो y क्या हो जाएंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर और c4 x क्यूब, ऐसा ही आपको भरेंगे e टू द पावर m1x। क्यों? क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे अगर आप इसके प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ से आ रहा था, ये कट गए थे तो इसके साथ x आया, की बार फिर जब रिपीट करेंगे ना, इन दोनों के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, ये कट जाएंगे, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएंगे और यहाँ x आ जाएंगे और फिर एक नया कांस्टेंट आ गया। तो ऐसा ही ये प्रोसेस चलते जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि व्हेन आर रूट्स आर रिपीटेड देन, अगर आर रूट्स रिपीटेड है तो y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, कहां तक जाएंगे बोलिए, r है ना, तो सी आर एक्स टू दी पावर r माइनस 1 और जो भी हो e टू दी पावर आपका m1x, इस तरीके से काम करेगा। क्या ये समझ में आया है ना? अब की बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो यहाँ पे दिए तो थे, कहीं पे तो दिए थे, सर बताए उसका आंसर।
हाँ बताओ। C1x प्लस C2 ई फिर ब्रैकेट होल ब्रैकेट ई की पावर 1 पहले बोलो C1 के साथ कितना बोली? C1x। अच्छा ऐसा मत करो, पहले ना डिस्टिंक्ट वाले का कर लो, अच्छा ओके लगेगा, है ओके, ना? तो C2 ई पावर -2x हाँ, और प्लस। रिपीटेड वाले का एक साथ जाएगा, तो पहले पहले ये वाले लिख लो, लीनियर वाले, फिर एक्सपोनेंशियल को लिखो, अच्छा लगेगा। ओके, तो हाँ C2x प्लस C3। हाँ, तो उससे अच्छा ना ऐसा करो, C2 प्लस C3x, फर्क थोड़ी पड़ता है। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, अगर 5 टाइम रिपीट है तो 4 पावर तक जाएंगे, स्टार्ट करेंगे लीनियर से 4 तक चलेंगे, बात समझ में आ रही है ना? ठीक ई है तो पावर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। x। हाँ, है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर हमारा 4 टाइम रिपीट है तो लीनियर स्टार्ट C1 से करते हैं, 4 तक है तो Q तक जाएंगे, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट 4 तक चले जाएंगे, R तक है तो कांस्टेंट R तक चले जाएंगे, तो लिखने में आसान होगा, उल्टा नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, बहुत जगह है। दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ जो भी हो डी वाई एक्स क्यूब माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0 इज कितना हो गया जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 प्लस c3 x e टू द पावर x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हमारे हो गए जनरल सॉल्यूशन, where C1, C2 and C3 are arbitrary constant. Arbitrary constant. बोलो समझ में आया? तो यही है। अब आता है जब आपके डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट और रिपीटेड, इस पे हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास एंड नहीं हुआ, कुछ एज एक्सरसाइज देंगे और हम कुछ पूछेंगे, उसका आंसर करना है। एक्सरसाइज सॉल्व फर्स्ट नंबर, थोड़ा सा लिख के रखे हम ऑलरेडी पहले ही, ताकि क्लास करने में आसानी रहे। एक्सरसाइज को डी क्यूब एक्स बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 d² y/dx² प्लस 11 dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर, ठीक है, d² y माइनस 5dy प्लस 6y इक्वल टू 0। थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर कुछ एक्सरसाइज एक दो, जैसे अभी अभी के लिए हम लोग लिखे थे ना, कैसा dy, नहीं ऐसा मल्टीप्लाई नहीं, लिनियर नहीं हो पाएगा ना, d/dx d²y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। d/dx 3 ऑर्डर का है, ठीक है, ये चीजें हैं 3 ऑर्डर का है। 3 क्वेश्चन हम एज ए क्या दे रहे हैं आपको, एक्सरसाइज। थोड़ा सा डायरेक्ट हम कुछ पूछ रहे हैं, यहाँ भी जगह है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन व्हेन रूट्स आर रूट्स ऑफ एफ एम इक्वल टू 0 आर, क्या हो जाए, हम आपको लिख रहे हैं, मतलब m बराबर बेसिकली m बराबर जो रूट्स है m बराबर 0 -1 -1 1 1 1 2 पाई ई, ऐसा है। नन, बस आप डायरेक्ट y बराबर बताओ। पहले y बराबर बताने से पहले मुझे ये बताओ, ये जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिनिमम ऑर्डर कितना रहा होगा,
मिनिमम ऑर्डर कितना होगा, और भी रूट्स होंगे तो मैक्सिमम, या ऑर्डर कितना होगा अगर एग्जैक्टली इतना ही रूट है तो। यूट्यूब से आप भी बोल सकते हैं, मिट्स में है जो आप बोल सकते, बोलिए। 9। 9। जितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे रूट, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑर्डर होंगे ही होंगे, तभी 9 रूट्स हैं। क्लियर है, 9 ऑर्डर होंगे, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन में 9 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो पक्का होंगे। तो फटाफट जनरल सॉल्यूशन बोलिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से, जैसा जैसा वैसे स्टार्ट कीजिए, बोलिए। सर C1 प्लस सी, फिर ब्रैकेट में C2 प्लस C3x ई पावर -x, हम्म फिर प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर ई पावर x हम्म प्लस C7 ई हम्म पावर 2x हाँ। प्लस C8 हम्म ई पावर πx हम्म प्लस C9 हम्म ई पावर ex। तो रूट्स रिपीटेड में, रिपीटेड है, अलग अलग टाइप, डिस्टिंक्ट भी है, e टू द पावर 0 1 हो जाता है ना, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन। तो मेन है रूट्स फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ना टफ नहीं होता, अगर आप रूट्स फाइंड कर लो खत्म खेल। तो नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट में पढ़ेंगे, और वो रिपीटेड होंगे उसमें, और वो डिस्टिंक्ट होंगे उसमें। 4 केसेस में ये खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से बहुत कम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हेल्प करेगा, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिना इनके काम ही नहीं चलेगा, ये पार्ट है सॉल्यूशन का, ठीक है ना, ये चीज है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैपिटल एक्स जो है एफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स का टाइप पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एक्स एक्सपोनेंशियल टाइप का है, पॉलिनोमियल टाइप का है, लॉगरिथमिक टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के हैं, इसमें डिपेंड करेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, कल के क्लास में करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ क्वेश्चन एज एक्सरसाइज बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, या हम भेज देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ पूछना है? थैंक यू सर। थैंक यू।